प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जमीन की नपाई की गई। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों ने दुकान और मकान बना लिए और इसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। कब्रिस्तान की नपाई का काम शुरू किया गया। इसके लिए वहां 4 कानूनगो और 22 लेखपाल बुलाए गए। अधिकारियों की निगरानी में कानूनगो और लेखपाल ने मिलकर कब्रिस्तान की नपाई शुरू की। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। इलाके में आरएएफ और पुलिस के करीब 500 जवान तैनात कर दिए गए। यहाँ पर कई जगह पर ऐसी लोकेशन है, यहाँ पर अतिक्रमण है और इसको लेकर संभल की जामा मस्जिद के नजदीक भारी पुलिस बल की तैनाती आपको दिखाई देगी। कब्रिस्तान के आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बांस की मदद से सड़कें बंद कर दी गई। यहाँ तक कि ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी गई, क्योंकि जिस कब्रिस्तान की पैमाइश की गई वो उसी जामा मस्जिद के पास मौजूद है, जिसके सर्वे को लेकर पिछले साल नवंबर महीने में हिंसा भड़क गई थी और हिंसा की उस आग में पूरा संभल झुलस गया था। हिंसा के दौरान बेकाबू भीड़ ने प्रशासन और पुलिस पर पथराव किया था। उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए थे। हिंसा के दौरान फायरिंग भी हुई थी और गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने करीब 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। संभल की उसी जामा मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान मौजूद है। आरोप लगाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर लोगों ने गलत तरीके से दुकान और मकान खड़े कर लिए। ये कब्रिस्तान की लैंड है जिस पर यह शिकायत की गई कि इस पर दुकान और मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। आज उसी का क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि क्या कब्रिस्तान की जमीन पर दुकान और मकान का कब्जा है या नहीं। जानकारी के मुताबिक श्री कल्की सेना नाम के संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और वकील सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को डीएम से इसकी शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि कब्रिस्तान की जमीन पर कई लोगों ने अवैध तरीके से दुकान और मकान बना लिए। शिकायत में इस बात का भी दावा किया गया था कि 1980 के दशक में कब्रिस्तान की जमीन खाली थी, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया और वहां मकान और दुकानें खड़ी कर दी गईं। शिकायत आई थी कि कब्रिस्तान पर विभिन्न लोगों ने दुकानें और मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संभल में हुई हिंसा के दौरान कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकानों से पुलिस पर पत्थर तक फेंके गए थे। 1 साल पहले यहाँ पर जिस तरह से हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने दुकानों और घरों के ऊपर से पथराव किया था। उसी शिकायत पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने करीब 8 बीघे में फैले कब्रिस्तान की जमीन की नपाई शुरू करवाई, ताकि कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माण का पता लगाया जा सके। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कब्रिस्तान की नपाई करने से पहले पूरी एहतियात बरती और पूरी तैयारी होने के बाद प्रशासन की टीम ने कब्रिस्तान की पैमाइश और अवैध मकानों और दुकानों की पहचान करने का काम शुरू किया। अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन के लोग जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान के पास बने मकानों की जानकारियां जुटाने में जुट गए। पैमाइश यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं स्थानीय प्रशासन से, वो अब पैमाइश यानी उन घरों के दस्तावेज और उनकी जानकारियां यहाँ पर जुटा रहे हैं। इस तरह आसपास मौजूद कई दूसरे मकानों में भी जाकर कानूनगो और लेखपाल ने जानकारियां जुटाई। मकानों में रहने वाले लोगों से बातचीत की गई। मकानों के अलावा दुकानों के भी दस्तावेज खंगाले गए और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कब्रिस्तान के ठीक बगल में मौजूद मकान कितने साल पुराने हैं। हालांकि मकानों में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उनके मकान कब्रिस्तान की जमीन पर नहीं बने हैं और इसीलिए प्रशासन के अधिकारियों ने कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश करने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। दस्तावेज खंगालने और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने के बाद कानूनगो और लेखपाल ने मकानों की नपाई भी की। इसके बाद पूरे कब्रिस्तान की पैमाइश का काम किया गया। ये देखिए आगे की तरफ आपको दिखाई देगा कि ये अब नपाई यहाँ पर शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। नपाई का काम पूरा होने के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि 22 मकान और दुकान ऐसे मिले जो कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए और अवैध तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकानों और दुकानों की पहचान करने के बाद प्रशासन ने उनके मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा उनसे दस्तावेज दिखाने की अपील की गई, क्योंकि जांच के दौरान कब्रिस्तान की 1200 से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा पाया गया, जो करीब 2.5 बीघे के बराबर है। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम ने संभल के जिलाधिकारी से बातचीत की। उन्होंने जानकारी दी कि सभी दुकानदारों और मकान मालिकों को नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन जिनके कब्जे हैं उनको नोटिस भी दिया जाएगा और उसी के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने भी बताया कि जांच के बाद अवैध निर्माणों को गिराने का भी काम किया जाएगा।
यदि अतिक्रमण में आते हैं तो ध्वस्त कराया जाएगा और यदि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सफल रहते हैं तो फिर एज इट इज रहेंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और पैमाइश के दौरान जिन लोगों के मकान और दुकान कब्रिस्तान की जमीन पर मिले, उनमें रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उनके मकान अवैध तरीके से नहीं बनाए गए, बल्कि उनके मकान वैध हैं। लोगों ने दावा किया कि उनके पास मकान के दस्तावेज भी मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि उनके मकान कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके नहीं बनाए गए। हमारे पास बैनामा है, हम बैनामे से मालिक हैं। ऐसा नहीं है जिसका नहीं है उसका क्या बैनामे देखा जाए कि किस किस का कितना बैनामा है और किसका क्या है। इसी तरह एक दूसरे व्यक्ति ने भी दावा किया कि उनके पास मकान के पेपर हैं और उनका मकान कब्रिस्तान की जमीन पर नहीं है। वो पेपर मांगेंगे, हम दिखाएंगे उन्हें पेपर। अच्छा जी, किस तरह के पेपर आप होने का दावा कर रहे हैं? बैनामे बैनामे हैं जी। कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश के बाद प्रशासन ने इन लोगों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए, जिनके मकान और दुकान अवैध पाए गए। उधर यूपी के बहराइच में बाघ के हमले से दहशत मच गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बाघ ने एक महिला पर खौफनाक हमला कर दिया। वो खेत में काम कर रही थी, तभी उस बाघ ने उन पर हमला बोल दिया। वहाँ कई लोगों के शोर मचाने पर वो बाघ जंगल की तरफ भागा और इसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ में मौजूद लुलु मॉल का अकाउंट इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिया। खबर है कि लुलु मॉल को 27 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करना था और टैक्स जमा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग ने ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक घर में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और झुलस कर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। आसपास के लोगों ने बताया कि आग लगते ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। इधर दिल्ली के पास यूपी में गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने लोगों को तलवारें बांटी। इसका पता चलने के बाद इलाके में कोहराम मच गया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए और फौरन कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने अपने दफ्तर के बाहर ही एक मेज पर तलवारें सजा दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खाने का पंडाल सजा हो। लंबी लंबी चमचमाती हुई म्यान में रखी तलवारें मेज पर करीने से सजाई गईं। कुछ खुली तलवारें भी रखी गईं। साथ में कुछ फरसे जैसे दिखने वाले तेज धार वाले हथियार भी रखे गए। एक आदमी बीच बीच में तलवार चलाकर लोगों को दिखाता रहा, साथ में नारे गूंजते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों को तलवारें बांटी भी गईं और यहाँ तक कि घर घर जाकर लोगों को ये तलवारें बांटी गई। लोगों से कहा गया कि अपनी सुरक्षा करने के लिए वो इन हथियारों का इस्तेमाल करें और इसे हिंदू समुदाय के लोगों को जागरूक करने का अभियान बताया गया। हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे। लगातार नारेबाजी भी होती रही। भारत माता की। लोगों से बकायदा अपील की गई कि जरूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल करें। बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो अपनी सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हुए इस तलवार वितरण का कनेक्शन बांग्लादेश में हो रही हिंसा से भी जोड़ दिया गया और हिंदू रक्षा दल ने दावा किया कि दीपू चंद्र दास की हत्या के वीडियो के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में डर है और उसी डर को खत्म करने के लिए हथियार बांटे गए ताकि लोग हथियार हाथ में लेकर ताकत का एहसास कर पाएं। हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज्यादा डरा हुआ, वो ऐसी ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। इतना ही नहीं, हथियार बांटने वालों ने आगे का प्लान भी बता दिया। ऐलान कर दिया कि कुछ दिन बाद वो लोगों का हथियार बांटने की ट्रेनिंग भी देंगे। हम लोग शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे आने वाले समय में और सरकार से इसकी अनुमति भी लेंगे कि हमें एक ऐसा सेंटर चलाने की अनुमति दी जाए जिसमें हिंदू को हम ट्रेनिंग कर दे सके और उनको ताकतवर बना सके। हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के लोग खुलेआम हथियार लहराते रहे, हथियार बांटते रहे और लोगों के घर पहुंचकर उन तक हथियार पहुंचाते रहे और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी और 16 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा करीब 25 अज्ञात लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया। यही नहीं, हथियार बांटने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हथियारों का वितरण, हथियारों का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन और नुमाइश गैर कानूनी है, इसीलिए गंभीर धाराओं में आरोपियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। हालांकि तलवार बांटने वालों ने दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों घरों में तलवार बांटी।
उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस की एक बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खाना लूटने की होड़ मच गई। ये बैठक राज्य के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और राजस्थान के भरतपुर की सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में हुई। लेकिन कार्यक्रम के खत्म होते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता खाने की तरफ दौड़ पड़े। जल्दी से खाने की प्लेट लेने के चक्कर में वहां मारामारी शुरू हो गई। वहां मौजूद हर कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले खाना खाने की होड़ में जुट गया। इस वजह से कई कार्यकर्ताओं के हाथ से खाने से भरी पूरी प्लेट ही गिर गई। इस दौरान किसी को कुछ हाथ नहीं लगा तो वो दाल लेकर ही संतुष्ट हो गया। लेकिन इस अफरा तफरी के कारण चारों तरफ चावल, दाल और सब्जी जमीन पर बिखरा हुआ दिखाई दिया। जो लोग आगे नहीं जा सके उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वो भूखे ही रह गए। इधर यूपी के आजमगढ़ में लूटपाट करने वाले बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान पकड़ने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद राजेश और प्रमोद नाम के 2 बदमाशों को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक राजेश पर 9 केस दर्ज हैं। तलाशी के दौरान दोनों के पास से लूटे गए गहने, हथियार और गोलियां मिली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देहरादून के त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या के मामले में संज्ञान लिया। आयोग ने उत्तराखंड सरकार को एक नोटिस जारी किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से इस मामले में की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। 31 दिसंबर को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर वहां भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इधर दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि आवारा कुत्ते के काटने के बाद विरोध जताया गया और इसकी वजह से उनमें कहासुनी हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में बात मारपीट तक पहुंच गई और वो लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए। वहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद दिखी। इस बीच उनमें एक महिला ने डंडा उठाया और दूसरे पक्ष के लोगों पर जोरदार हमला करती दिखाई दी। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने भी उन पर डंडों की बौछार कर दी। कुछ देर में दूसरे पक्ष के एक आदमी ने उनके सिर पर हमला कर दिया। क्या कर रहा है इन्होंने? गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर बहस शुरू हुई और उन दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद तो पुलिस को दखल देना पड़ा। लेकिन वहां कई पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। उनमें पशु प्रेमियों का पक्ष पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गया और कई पशु प्रेमी वहां उन पुलिसकर्मियों से बहस करती दिखाई दी। इनको मारा है, इनके हाथ तोड़ दिए, वो नहीं दिख रहा है। उनकी साइड ले रहे हो? एक सेकंड, उनकी साइड ले रहे हो? इस दौरान उन पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पशु प्रेमियों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। क्यों मार रहे हैं? कुत्ते के बारे में हमें मारेंगे क्या? हमारे उसकी भी करो, रोज कॉल होती है उस कुत्ते की। इसलिए बोला कुत्ते का मत बोलो, हमें मारे वो भी है, वो भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पुलिसकर्मियों पर दूसरे पक्ष के लोगों का समर्थन करने का आरोप लगा दिया। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में उन पशु प्रेमियों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस चलती रही और उन पशु प्रेमियों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। वो दूसरे पक्ष के लोगों को वहां बुलाने के लिए उन पर दबाव बनाते रहे और वो एक आवारा कुत्ते को लगी चोट को दिखाती नजर आई। ये मारा उन लोगों ने ऊपर से ईंटें लगा के और डंडे मार के इसको बस। उन पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उस कुत्ते पर डंडे बरसाए और ईंट भी फेंकी। इसकी वजह से वो कुत्ता घायल हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे एक पक्ष के लोग एक दूसरे कुत्ते को अपने घर में ले गए और उन्होंने उस दूसरे कुत्ते को जमकर पीटा। उसने मेरे डॉग को पहले गली में उठा के ऐसे पटका है, उसको गली में पटक के मारा है। उसके बाद उस बच्चे को उठाकर ले गए हैं बिल्डिंग में अपने ऊपर। उन पशु प्रेमियों के मुताबिक वो उस दूसरे कुत्ते को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के घर में पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि उस व्यक्ति और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन पर ईंटें फेंकने का भी आरोप लगा और वहां रहने वाली नीलम सिंगल नाम की एक महिला ने उन कुत्तों पर हुए हमले की जानकारी एक एनजीओ को दे दी। इसके बाद कुत्तों की देखरेख करने वाले उस एनजीओ के लोग गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में पहुंच गए और बताया गया कि उन आवारा कुत्तों को बचाने में उस संगठन के लोगों ने नीलम सिंघल की मदद की। आरोप लगा कि दूसरे पक्ष के उस व्यक्ति और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। हम लोग वहाँ पे लोकेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे ऊपर से डॉग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसको बचाने के लिए हम लोग उनके घर की तरफ गए हैं। जैसे हम उनके घर की तरफ गए हैं,
उन लोगों ने हमारे ऊपर ईंटें और डंडों से हमला कर दिया। नीलम सिंघल ने आरोप लगाया कि अबरार नाम के उस व्यक्ति के घर में उन कुत्तों से मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि उस संगठन के लोगों के साथ अबरार के घर में कुत्तों को बचाने के लिए पहुंची और आरोप लगा कि अबरार और उनके साथियों ने उनसे मारपीट की। लेकिन नीलम सिंघल के पड़ोस में रहने वाले अबरार ने मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक उनके एक कर्मचारी को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। बताया गया कि इसका विरोध करने पर बड़ी संख्या में पशु प्रेमी उनके घर में दाखिल हो गए और आरोप लगा कि उन्होंने वहां मारपीट की। अबरार के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाली नीलम सिंघल के साथ उस संगठन के कुछ लोग उनके घर में घुसे और उन्होंने मारपीट की। अबरार ने उन पर ईंटों से हमला करने का भी आरोप लगाया। वहां उनके घर की छत पर हर तरफ ईंटों के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। कुत्ते ने उसको बाइट किया, उसको यहाँ पर जो है पैर में उसको काटा है। तो उसने जो है जब वो दोबारा उसकी तरफ आया तो उसने उसको लात से मारा है। वो कुत्ता दूर जाके गिरा है, बस इतनी उसकी गलती है। अबरार के मुताबिक इसके पहले भी आवारा कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया था और आरोप लगा कि इस बार उसने उनके कर्मचारी को काट लिया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली जानवरों का शिकार करने के एक आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। आरोपी ने वन विभाग के कर्मचारियों को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और एक वन कर्मी ने तो आरोपी को सड़क पर गिराकर उसे जकड़ लिया। आरोपी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस दौरान राइफल लिए दूसरे वन कर्मी ने वॉकी टॉकी के जरिए मदद बुलाने की कोशिश की। अरे भैया जल्दी भेजो, यहाँ कोई कांड हो जाए तब भेजी हो। आंबा रोड पर बजल से आंबा रोड। अरे रोड पर ही है। हैरान कर देने वाला मामला बहराइच के करतनिया घाट इलाके का रहा। वन कर्मियों ने जिस व्यक्ति को पकड़ा उस पर जंगली जानवरों का शिकार करने के आरोप लगे। आरोपी के पास अवैध बंदूक और कुछ गोलियां भी मिली। इधर जम्मू में एक बस स्टैंड पर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी मच गई। जम्मू बस स्टैंड में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद बस स्टैंड को खाली करवाकर बैग की जांच की गई। रात की बात यह रही कि बैग में कोई बम या फिर कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू के अखनूर सेक्टर में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच एलओसी के पास सुरक्षा बल ने चौकसी और बढ़ा दी, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था कि कोहरे की आड़ में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसी वजह से सीमा पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद नजर आए। महिला जवान भी मोर्चे पर तैनात रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा। आतंकियों के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद मिले। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। उधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी एक बस द्वाराहाट से रामनगर की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो भिकिया सेण के पास पहुंची अचानक गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखचे उड़ गए, जबकि बस में सवार लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जिस खाई में बस गिरी थी वहां जाने का रास्ता काफी संकरा और मुश्किल था। खड़ी पहाड़ी होने की वजह से लोग बस तक नहीं पहुंच पाए। कुछ देर बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी घटना वाली जगह पर पहुंच गई और सभी ने मिलकर किसी तरह घायलों को निकाला और भिकिया सेण के अस्पताल पहुंचाया। और एक साथ भारी संख्या में घायलों के पहुंचने से अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और जैसे ही डॉक्टरों ने कई लोगों की मौत होने की जानकारी दी, अस्पताल के अंदर ही चीख पुकार मच गई। हादसे में घायल हुए मरीजों के परिवार वाले बेचैन हो गए और डॉक्टरों से किसी तरह उनके परिवार वालों को बचा लेने की गुहार लगाते दिखे। मेरी जेठानी जा रही थी ग्राम सभा नौबाड़ा से भिकिया सेन मीटिंग में, तो पता नहीं गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ, तो अनियंत्रित हो गई गाड़ी। और इस दौरान रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल भी भिकिया सेण अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों से घायलों के हालात की जानकारी ली और हर किसी की हर संभव मदद करने के आदेश दे दिए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में लाए गए घायलों से बात की और उनका हालचाल जाना। इधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में आसपास रहने वाले लोग अस्पताल पहुंच गए और लोगों की भीड़ जुटने से अस्पताल के हालात बिगड़ने लगे और हादसे में घायल लोगों के परिवार वालों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। जिसके बाद बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हादसे की जानकारी दी और हादसे में घायल हुए लोगों के बेहतर इलाज के लिए तुरंत एयर एम्बुलेंस भेजने की अपील की, जिसके थोड़ी ही देर बाद अधिकारियों ने घायलों के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया।
और कुछ ही देर में अस्पताल के पास ऋषिकेश से एयर एम्बुलेंस पहुंच गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत एम्स भेज दिया गया, जबकि कुछ घायलों को पास के अस्पतालों में रेफर किया गया ताकि घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। और गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्स में भर्ती करवा दिया गया। इधर मुख्यमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हादसे में घायल लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। बस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर की तरफ से भी एक ट्वीट कर दुख जताया गया और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इधर दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और अंजेल चकमा को श्रद्धांजलि दी और अंजेल की मौत पर दुख जताया। NSUI कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लिए कैंडल मार्च करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में अंजेल चकमा की तस्वीर और पोस्टर ले रखे थे। पोस्टरों पर जस्टिस फॉर अंजेल और आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन जैसे नारे लिखे दिखे। हमारे देश में हमेशा मोहब्बत का पैगाम की बात होती थी, लेकिन आज नौबत ये आ गई है, देश में इतनी नफरत फैल गई है कि अंजेल चकमा की हत्या कर दी गई। 9 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंजेल चकमा पर 6 लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया था। आरोप लगाया गया था कि अंजेल और उनके भाई पर उन लड़कों ने नस्लीय टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। उधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। पंजाब पुलिस ने अमृतसर से ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 किलो 75 ग्राम हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थ के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से 9 mm की विदेशी पिस्तौल भी बरामद की गई। पुलिस ने दावा किया कि सभी ड्रग्स तस्कर पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करने पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजी बरेलवी भड़क गए। उन्होंने इस पर भारी आपत्ति जताई। इससे पहले नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर में पूजा की और भस्म आरती देखी। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं। पंजाब के मोहाली में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर नौकर को रस्सियों से बांध दिया और महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि उनके पति अपनी बेटी के साथ विदेश गए हुए थे। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक होटल में एक लड़के और उसके साथी से मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आरोप लगा कि कुछ लोग अचानक उस होटल में घुसे और उन दोनों को पकड़ने के बाद उनकी पिटाई कर दी और गुस्से में आए लोग उस लड़के की पिटाई करते दिखे। उन लोगों ने पहले तो उस लड़के और लड़की को कमरे से बाहर निकाला और फिर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया, जिस पर वो बुरी तरह घबरा गए। मारपीट का मामला गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके का रहा। वहां हंगामा कर रहे लोग लगातार उस लड़के से पहचान पूछते रहे। आधार कार्ड दिखा। हालांकि होटल में मारपीट की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में चॉकलेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी मजदूर बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। इसके बाद उसे बुझाने की कोशिश की गई और दमकल के कर्मचारी इस काम में जुटे ही हुए थे कि अचानक उस फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया और उसकी एक दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। इस घटना में दमकल के कुछ कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनके साथी उन्हें सहारा देकर बाहर निकालते नजर आए। इसके काफी देर बाद 3 मंजिला उस फैक्ट्री की इमारत में लगी आग को बुझाया जा सका। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किए जाने का दावा कर पुलिस थाने का घेराव किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच किए बिना ही मारपीट के मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए महिलाओं ने थाने का घेराव किया। उस प्रदर्शन में हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता भी शामिल हुए, जिनके साथ मिलकर महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी मेरे से मिले आप? मुझे क्या पता? आप यहाँ तो चले गए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? अब महिला ने आरोप लगाया कि उसने मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उनके पति को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन थाना प्रभारी ने आरोपों को खारिज कर दिया और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगा दिया।
इनको बोला गया कानून बंद करेंगे, जेल भेजेंगे। इनको बोला गया आप क्या? बोला गया उनको, कहाँ गए वो? लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारपीट का आरोप लगाया जी, तो दोनों पक्षों ने आरोप लगाया तो उसकी जांच हो रही है, बंद किसको नहीं किया गया। और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। उधर मुंबई में भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। मुंबई के भांडुप इलाके में रेलवे स्टेशन के बाहर एक सरकारी बस ने 13 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सरकारी बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ रुपए के 2 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इससे सेना और नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जानकारी दी गई कि सशस्त्र बल को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 1,85,000 करोड़ रुपए की डील को रक्षा विभाग हरी झंडी दे चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाली भाषा बोलने वाले मजदूरों को घुसपैठिया बताकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में साधु संतों के विरोध के बाद एक्ट्रेस सनी लियोनी का एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सनी लियोनी को नए साल के मौके पर वहां बुलाया गया था और उनका कार्यक्रम एक डांस बार में होना था, लेकिन मथुरा के कुछ साधु संत इसके विरोध में आ गए। यही वजह रही कि सनी लियोनी के उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इससे पहले भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के उन साधु संतों ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर सनी लियोनी के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी। यहाँ संतों की तपोभूमि है, संतों की योग साधना स्थली है। ऐसे स्थान पर यदि सनी लियोनी नाचेगी तो सभी संत भगवान को बुरा लगेगा, क्योंकि सनी लियोनी ने पॉर्न फिल्म बनाई है, गंदी की फिल्म बनाई है। सनी लियोनी का कार्यक्रम नए साल पर होना था। उन्हें द ट्रंक नाम के डांस बार में बुलाया गया था, लेकिन मथुरा के कुछ साधु संतों ने उनके कार्यक्रम से धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही और उसके विरोध में आ गए और बवाल बढ़ा तो सनी लियोनी का वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जिस डांस बार में कार्यक्रम होना था, उसके मालिक ने बताया कि सनी लियोनी 1 जनवरी को वहां आने वाली थी। मेरे यहाँ ऐसा कुछ अश्लील काम नहीं होने वाला था। जैसे रेगुलर वे में और क्लबों में डीजे प्ले करने आती हैं, ऐसे वो सिंपल डीजे प्ले करने वाले आने वाली थी। 250 लोगों की सिटिंग है, 300 लोगों को हम अवेलेबल कर रहे थे। इसके ऊपर हमारे यहाँ कोई क्यूज भी क्रिएट नहीं हो रहा था। हालांकि विरोध की वजह से सनी लियोनी के उस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। साधु संतों ने इस फैसले का स्वागत किया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त बवाल हो गया जब पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। थोड़ी ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और पथराव की वजह से वहां के हालात पटरी से उतर गए। एक मकान की छत पर खड़े होकर कुछ लोग दूसरे गुट के लोगों के मकान पर पत्थर फेंकते नजर आए। पत्थर फेंकने वालों में घर की महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। कुछ देर तक वहां पथराव होता रहा। इस दौरान एक आदमी अपने मकान की छत पर खड़े होकर पथराव कर रहे दूसरे गुट के लोगों पर चिल्लाता रहा, तुम्हारी बोलता नहीं इतना। पथराव की यह घटना पुरानी रंजिश को लेकर अहमदाबाद के साणंद इलाके में मौजूद कालाना गांव में हुई और उसकी वजह से उस गांव में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। 2 गुटों के बीच हुई पथराव की इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस की कई टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया, लेकिन बवाल की वजह से पूरे गांव में तनाव फैल गया। इसे देखते हुए पुलिस ने गांव को छावनी में बदल दिया। गांव की हर सड़क और गली में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस मामले में दोनों गुटों के लोगों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बाद में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस वीडियो में पत्थर फेंक रहे लोगों की पहचान करने में जुट गई ताकि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। खबर है कि दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग नाम की लड़की से जल्द ही उनकी सगाई हो सकती है। बताया गया कि रेहान वाड्रा और पेशे से फोटोग्राफर अवीवा 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और अब उन दोनों के परिवारों ने शादी के लिए सहमति भी दे दी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले रेहान वाड्रा ने अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया और बाद में उनका परिवार भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभी तक दोनों की शादी की तारीख तय नहीं हुई है। रेहान और अवीवा 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और अब नए साल में उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ा लिया है और माना जा रहा है कि 7 साल से चली आ रही इस दोस्ती को नए साल पर नया नाम मिल जाएगा। दावा है कि दोनों परिवारों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि अवीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है।
अवीवा बेग की पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से हुई और फिर उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अवीवा बेग एक फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और इसके साथ ही उन्हें नेचर फोटोग्राफी से विशेष लगाव है। उन्होंने अपनी तस्वीरों को कई मंचों पर प्रदर्शित किया जहां लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया। अवीवा बेग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। और रेहान और अवीवा की शादी की चर्चा के बीच गांधी परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए राजस्थान के रणथंभौर पहुंचा और जैसे ही गांधी परिवार का काफिला वहां पहुंचा, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां सड़क किनारे खड़े लोग गाड़ी में बैठे गांधी परिवार के चेहरों को बड़े गौर से देखते नजर आए। राहुल गया तो इनका नहीं दिखी, प्रियंका दिख गई ना मुझे, राहुल दिख गया मुझे। गांधी परिवार रणथंभौर के शेरबाग होटल में रुका और उसके बाद रेहान और अवीवा वहां से बाघ देखने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क चले गए और उसके बाद उन दोनों ने रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। उस दौरान वहां उनके कई दोस्त और रिश्तेदार भी मौजूद रहे और वो लोग होटल शेरबाग की गाड़ी से रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां रहने वाले बाघों को देखा और टाइगर सफारी का आनंद लिया। वो शेरबाग होटल की गाड़ी है जिसके अंदर जा रहे हैं आगे जिप्सी के अंदर, और यहाँ से अभी रणथंभौर के अंदर गए, टाइगर सफारी के लिए गए। वहाँ मौज मस्ती करने के बाद वो होटल लौट गए। गांधी परिवार 3 से 4 दिनों तक रणथंभौर में रुकेगा। सूत्रों के दावों के मुताबिक रणथंभौर में ही कल रेहान बाड्रा और अवीवा बेग की सगाई होगी और उसके साथ ही गांधी परिवार के लिए नए साल का जश्न और खास हो जाएगा। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विजिलेंस विभाग की टीम को छापेमारी में एक एडिशनल तहसीलदार के घर से खजाना मिल गया। उस एडिशनल तहसीलदार पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगा। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी में बड़े पैमाने पर कैश के साथ सोने चांदी के गहने जब्त करने का दावा किया गया। विजिलेंस विभाग की टीम भुवनेश्वर में पहुंची और कटक जिले के बारांग तहसील में तैनात एडिशनल तहसीलदार के घर में छापेमारी की, लेकिन इस दौरान विजिलेंस विभाग की टीम दंग रह गई। वहां घर के अंदर रखी अलग अलग अलमारियों में सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नजर आईं। विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 70 लाख से ज्यादा कैश जब्त करने का दावा किया और इसके साथ ही सोने और चांदी के गहने जब्त करने का दावा किया गया। आरोप लगा कि एडिशनल तहसीलदार ने अपनी सास के घर में गहने और कैश को छुपाया था ताकि किसी को उन पर शक न हो, लेकिन विजिलेंस विभाग की टीम ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी। भुवनेश्वर में एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के घर में छापेमारी के दौरान नोटों की गिनती के लिए कई मशीनों की मदद लेनी पड़ी। It is approximately 75-80 lakhs because counting is going on. It is not possible to exactly. कैश और कीमती गहनों के अलावा उनके परिवार के नाम पर कई फ्लैट और प्लॉट मिलने का भी दावा किया गया। बताया गया कि भुवनेश्वर के उत्तरा इलाके में एक 2 BHK फ्लैट और शहर के पॉश इलाकों में 3 बेशकीमती प्लॉट मिले। इसके अलावा खोरदा में भी एक प्लॉट और एक 2 मंजिला इमारत मिलने का दावा किया गया। इस कार्रवाई के दौरान बारंगा तहसील दफ्तर में भी छापेमारी की गई। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान चौकसी बढ़ा दी गई। नए साल से पहले LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और आसपास की सीमाओं पर जवानों की स्पेशल टीम तैनात की गई और भारी भरकम हथियार के साथ सभी जवान किश्तवाड़ के बर्फीले जंगलों में पेट्रोलिंग करते दिखे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए ताकि कोई परिंदा भी भारत की सीमा को पार ना कर सके। BSF और सेना को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है, यानी अगर घुसपैठ की कोई भी कोशिश होती है उसे विफल करने के लिए यहाँ पे फोर्सेस को तैनात किया गया। LOC और उसके आसपास के इलाकों में BSF की स्पेशल टीम का पहरा नजर आया। कड़ाके की ठंड के बीच जवान हर तरह के हालात से निपटने को तैयार दिखे। आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बीच किश्तवाड़ में जगह जगह सेना ने छापेमारी की ताकि आतंकी ठिकानों का पता लगाया जा सके, क्योंकि आशंका जताई गई कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 समूह वहां सक्रिय हैं और आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बर्फबारी को देखते हुए इस अभियान को और तेज कर दिया गया। किश्तवाड़ के घने जंगलों में सेना के जवान लगातार गश्त लगाते दिखे ताकि आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। भारी संख्या में जवानों ने जंगलों के रास्ते उन ठिकानों को भी खंगाला जहां आतंकियों के होने की आशंका जताई गई। सीमा से पास के इलाकों में लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया ताकि आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 57 लाख रुपए की ठगी का आरोपी पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 57 लाख रुपयों की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी थी और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट पलट जाने से पर्यटक फंस गए। हालांकि समय रहते पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया। हादसा भुंतर इलाके के पास हुआ। पुलिस ने ऑपरेटर के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने का मामला दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा कर दिया। उन कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए वहां बवाल किया, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ गई। हालांकि पुलिस के समझाने पर हंगामा शांत हुआ। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में साइकिल सवार की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 31 इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया और उसे चलाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप लगा कि उस कार को चला रहे व्यक्ति ने उस साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर में उस साइकिल सवार की जान चली गई। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी के पास हुआ और वहां से आई तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वो कार सड़क के किनारे फुटपाथ के ऊपर चढ़ी हुई नजर आई और उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि भीषण टक्कर के बाद उस कार का एयरबैग खुल गया और उसे चला रहे व्यक्ति की जान बच गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में उस साइकिल सवार की जान नहीं बच पाई। आरोप लगा कि एक कार को चला रहे व्यक्ति नशे की हालत में थे और वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे और आरोप लगा कि सड़क से गुजरने के दौरान उन्होंने उस साइकिल सवार को टक्कर मार दी। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो शराब का सेवन किया जा रहा था, कुछ सिगरेट्स की और इसके अलावा कुछ ग्लास ये भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक मंकुल महाजन को गिरफ्तार कर लिया और उसके MLC के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहाँ टक्कर में उस कार के परखचे उड़ गए और उसके आगे लगा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, जबकि सड़क के किनारे वो साइकिल कई टुकड़ों में बिखरी दिखाई दी। उसके आगे और पीछे का हिस्सा बिल्कुल टूटकर अलग हो गया। इतना ही नहीं, उसके कुछ हिस्से टूटकर थोड़ी दूर जाकर गिर गए। इस हादसे में जान गंवाने वाले उस साइकिल सवार के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही उस कार को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दावा किया गया कि गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया कि बीते 1 हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही थी और उनके मुताबिक वही दूषित पानी पीने की वजह से भागीरथपुरा इलाके में कोहराम मच गया। दूषित पानी से मौत का दावा कर रहे भागीरथपुरा के लोगों ने बताया कि मरीजों ने उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत की। कुछ लोगों को तो अस्पताल पहुंचाया जा सका, लेकिन कुछ लोगों को अस्पताल तक ले जाने का मौका तक नहीं मिला। अस्पताल ले जाते तो वो खत्म होगा, अस्पताल ले जाने का ही मौका नहीं मिला हमको तो, और पहले से कोई बीमार भी नहीं थे वो। भागीरथपुरा के रहने वाले लोगों ने दावा किया कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दूषित पानी की वजह से कोई ना कोई सदस्य बीमार ना हो और इसी वजह से भागीरथपुरा के आसपास के लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई और लोग बुरी तरह परेशान दिखाई दिए। भागीरथपुरा के नजदीक परदेशीपुरा चौराहे पर मौजूद वर्मा नर्सिंग होम नाम के निजी हॉस्पिटल में न्यूज 18 की टीम पहुंची। वहां तकरीबन हर बेड पर भागीरथपुरा मोहल्ले का मरीज भर्ती मिला। देखेंगे तो अलग अलग बेड पे आपको मरीज नजर आ रहे हैं और सभी लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं और लगभग जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास अब बढ़ चुका है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी की वजह से मौत और लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। इसके बाद इंदौर का स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आया। भागीरथपुरा मोहल्ले में कई एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। भागीरथपुरा में एम्बुलेंस की गाड़ियां भी खड़ी हैं क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर किसी को देर रात कोई अगर इमरजेंसी होती है, उल्टी दस्त की वजह से उनकी हालत जो है ज़्यादा खराब हो तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। भागीरथपुरा के लोगों ने गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत होने का दावा करते हुए नगर निगम के खिलाफ गुस्सा निकाला और अपने घरों के सामने खड़े होकर घंटी बजाकर और थालियां पीटकर प्रदर्शन किया। लोग थालियां बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लोगों के अंदर अब गुस्सा है और नींद से यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं कि हम नींद से जगा रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। नाराज लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।
यहाँ के नगर निगम वालों को और नल चालू करने वालों को पता है कि नगर ये टंकी में गंदा पानी है, फिर जनता को सप्लाई क्यों करा? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई मामले की जांच करने और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की, ताकि लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को सबक मिल सके। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा पा चुके इंदौर में हुई इस घटना के बाद नगर निगम के अफसरों की नींद उड़ गई और बिना वक्त गंवाए नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी अपनी टीम के साथ भागीरथपुरा पहुंच गए। भागीरथपुरा के लोग कहना है कि गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से वो लोग बीमार हुए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भागीरथपुरा की, नगर निगम कमिश्नर तस्वीर में आपको नजर आ रही है। पूरी नगर निगम की जो टीम है सुबह से भागीरथपुरा पहुंची हुई है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने लोगों से पाइपलाइन से आ रहे पानी को उबाल कर पीने की अपील की। पानी आता है उसको बॉईल करके ही पिए, उबाल के ही उसको पिए, उबाल के ठंडा करके। एंड देन अगर किसी को नहीं भी पीना तो हमने टैंकर्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। नगर निगम के कमिश्नर ने पाइपलाइन से आने वाले पानी के जांच के आदेश दे दिए और नगर निगम की अलग अलग टीमों को केवल भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि सरकारी पाइपलाइन से पानी का इस्तेमाल करने वाले दूसरे इलाकों से भी सैंपल इकट्ठा करने का आदेश दिया, ताकि लोगों के बीमार होने की सही वजहों का पता लगाया जा सके। नगर निगम के कमिश्नर के आदेश पर अलग अलग टीमों ने लोगों के घर जाकर पानी का सैंपल इकट्ठा किया। हालांकि पानी अगर देखेंगे आप, जो भी सैंपल लिया गया है, मगर पानी को आप देखेंगे तो देखने पे कहीं ऐसा आपको नहीं लगेगा कि गंदा पानी है, लेकिन इसी पानी पीने की वजह से भागीरथपुरा के लोग बीमार हो रहे हैं। नगर निगम ने भागीरथपुरा इलाके तक पहुंचने वाली पानी की मेन सप्लाई लाइन से भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। कॉमन जो लाइन है उससे हमने एक सैंपल्स लिए हैं एंड देन फिर हमने अलग अलग घरों से सैंपल, अलग अलग जगह पे अलग अलग बीट जो हमारी होती है वहाँ से हमने सैंपल्स लिए हैं और उनको लैब में भेजे हैं। नगर निगम ने कॉटन अड्डा इलाके से भागीरथपुरा पेयजल टंकी के बीच मेन लाइन को भी चेक करवाया, क्योंकि भागीरथपुरा में मौजूद सरकारी पानी की टंकी को उसी मेन लाइन से भरा जाता है। पानी की जांच कराने और पाइपलाइन की चेकिंग के साथ ही नगर निगम ने लोगों को अलर्ट करना भी शुरू कर दिया और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। सभी रहवासियों को सूचित किया जाता है कि सभी लोग पानी को उबाल कर ही उपयोग में लें, पानी उबाल कर ही पिएं। इंदौर नगर निगम की तरफ से गाड़ी अनाउंसमेंट करते हुए भागीरथपुरा और उसके आसपास के इलाकों में घूमती दिखी। हालांकि भागीरथपुरा के लोग नगर निगम के खिलाफ गुस्सा निकालते दिखाई दिए। भागीरथपुरा में पानी आज से गंदा नहीं है, इसको सालों हो चुके हैं और अभी पिछले कुछ सालों से पानी गंदा, बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है। कई जगह गीली मिट्टी के ढेर पड़े, नगर निगम के दरोगा को सबको बोले ना मट्टी उठाते ना कुछ, आदमी बीमार पड़ रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं, खाली लिपापोती करने आए हैं अधिकारी। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले मरम्मत के काम के लिए खुदाई करवाई गई थी, उसी दौरान टूट फूट मची थी। दावा किया गया कि उस वक्त नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया था और नतीजा ये हुआ कि भागीरथपुरा के लोगों के दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने का दावा किया जाने लगा। हालांकि मामला बढ़ने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में आ गए और उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी मरीजों का सही और मुफ्त इलाज करवाया जाए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और इंदौर के मेयर ने वर्मा नर्सिंग होम पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। कैलाश विजयवर्गीय ने भी भागीरथपुरा के लोगों से पानी उबालकर ही पीने की अपील की। वहीं दूषित पानी से बीमारी के डर की वजह से भागीरथपुरा के लोगों ने सरकारी पाइपलाइन से आने वाले पानी के इस्तेमाल से ही परहेज कर लिया। उन्होंने बोरिंग के पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उधर हरियाणा के कैथल में एक सूटकेस से महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हरियाणा के कैथल में एक नाले के अंदर सूटकेस में भरा महिला का शव मिला। आशंका जताई गई कि महिला की हत्या के बाद शव को सिलाखेड़ा इलाके में मौजूद उस नाले में फेंका गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान करने में जुट गई। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटर सवार को टक्कर मारने के बाद कार एक ई रिक्शा से भी भिड़ गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया। इधर पहाड़ों पर मौसम की उल्टी चाल ने लोगों को हैरान कर दिया है। हर साल दिसंबर के महीने में पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढके होते थे, लेकिन इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी सिर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर ही हुई, जिसकी वजह से पर्यटक भी पहाड़ों की तरफ नहीं जा रहे। केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को बंद कर दिए गए थे। सर्दियों में आमतौर पर बाबा केदार का धाम बर्फ की चादर से पूरी तरह सफेद हो चुका होता है। जिस जगह केदारनाथ धाम है उसे केदारपुरी कहा जाता है। हर साल दिसंबर के महीने में केदारपुरी 5 से 7 फीट बर्फ की चादर से ढकी होती है। इसीलिए बाबा केदारनाथ के कपाट भी सर्दियों से पहले बंद किए जाते हैं। लेकिन अब तक ना तो केदारनाथ में बर्फबारी हुई और ना ही आसपास की पहाड़ियों पर ही बर्फ पड़ी।
यानी जनवरी आने को है लेकिन केदारनाथ धाम पर पहली बर्फ भी नहीं पड़ी, जबकि केदारनाथ धाम समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और हर साल इस वक्त तक केदारनाथ पर इतनी बर्फबारी पड़ चुकी होती है कि मंदिर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए। यानी इस बार केदारनाथ धाम की तस्वीर दिसंबर के महीने में ऐसी है जैसी जुलाई में हुआ करती है। अचानक इस तरह मौसम का मिजाज बदलना हैरान करने वाला है। पिछले सालों में इसी वक्त तक केदारनाथ धाम की रौनक अलग ही हुआ करती थी। दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन इस साल पहाड़ों पर बर्फबारी न होने से लोग हैरान हैं। जबकि केदारनाथ के अलावा भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जहां दिसंबर के महीने में बर्फबारी देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ जाता था, लेकिन बर्फबारी की झलक तक दिखाई नहीं दी। ऐसे ही जगहों में हिमाचल का चंबा भी है, जहां सब कुछ लगभग ठप हो चुका है। पर्यटन पर निर्भर लोग साल भर दिसंबर और जनवरी का इंतजार करते हैं और यही 2 महीने पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था के पहिए को जोर का धक्का लगाते हैं। लेकिन इस बार की ठंड ने सबको हैरान कर दिया। कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, लेकिन बर्फ दिखाई नहीं दे रही। लोगों को उम्मीद थी कि ग्रीष्म में बर्फ डलेगी पड़ेगी, इस बार बर्फ नहीं पड़ी। पर्यटन सीजन जो था वो भी मिट्टी हो चुका है, क्योंकि टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि बागबानी और खेती के लिए भी इन इलाकों में बर्फबारी को जरूरी माना जाता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अगर बर्फबारी ना हुई तो बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए लोग आस लगाकर नए साल की तरफ देखने लग गए। उम्मीद कर रहे हैं कि भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि कड़ाके की ठंड लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। जबकि बर्फबारी न होने से पर्यटन पर निर्भर इलाकों में मायूसी भी बढ़ रही है। हिमाचल की लाहौल घाटी में ठंड का आलम यह है कि पहाड़ों से प्राकृतिक रूप से बहने वाला पानी खुद ब खुद जम रहा है। मतलब बहता हुआ पानी ठंड की वजह से बर्फ में तब्दील हो रहा है, लेकिन आसमान से बर्फबारी नहीं हो रही। ठंड ऐसी है कि हड्डियां जमा दे। तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की झलक तक नहीं दिख रही। पहाड़ी इलाकों में मौसम की ये चाल हैरान करने वाली है। और ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर में भी दिखा। श्रीनगर में हर साल नवंबर से ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक बर्फबारी की झलक तक नहीं दिखी। जबकि श्रीनगर में चिल्ले कलां चल रहा है। ये 40 दिनों का ऐसा वक्त होता है जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। चिल्ले कलां 21 दिसंबर को शुरू हुआ था, लेकिन इस बार का मौसम पिछले साल से काफी अलग है। होता ऐसा था कश्मीर में कि नवंबर के महीने से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता था और चिल्ले कलां में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, लेकिन आज इस साल अभी तक मैदानी इलाकों में कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। इसी का असर ये है कि श्रीनगर में वो नदी नाले भी सूखने लगे हैं जो बर्फबारी पर ही निर्भर हैं। और यही वजह रही कि मौसम की इस उल्टी चाल की वजह से पीने के पानी का संकट और सिंचाई का संकट खड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में कमी का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि पिछले 4 साल से लगातार बर्फबारी में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जितनी बर्फबारी पहले होती थी आजकल इतनी बर्फबारी नहीं हो पा रही है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर में लोगों को काफी परेशानी का सामना हो सकता है। और अगर ऐसा ही रहा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई इलाके तो सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर हैं, जो काफी कुछ बर्फबारी से जुड़ा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान ये है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सूखा नए साल पर खत्म हो सकता है, यानी नए साल के आने से पहले लोगों को पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और माना जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा तापमान में भी कमी दर्ज की जा सकती है। और पहाड़ी इलाकों में मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में भी देखने को मिल सकता है, जहां तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। और श्रीनगर की तरह ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। वहां दिसंबर के महीने में भी पर्यटकों को बर्फ देखने को नहीं मिली। और सर्द मौसम होने के बावजूद मनाली में आसमान बिल्कुल साफ नजर आया। सड़कें सूखी दिखाई दी। हालांकि इस बीच वहां के लगभग सारे होटल पर्यटकों से भरे रहे, लेकिन दिसंबर के अंत तक बर्फबारी नहीं होने से उन पर्यटकों में निराशा छा गई। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द
बर्फ़ मनाली में आए, जिससे कि हो सकता है टूरिस्टों का जो इन्फ्लक्स है वो आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। जबकि हर साल जनवरी आते आते मनाली में बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान जताने के बाद भी बर्फ नहीं गिरने से वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को रोकने की कोशिशों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की खबर आई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन के घर को निशाना बनाकर बम की तरह फटने वाले दर्जनों आत्मघाती ड्रोन बरसा दिए। हालांकि रूस ने उन ड्रोन को टारगेट पर फटने से पहले ही आसमान में बर्बाद करने का दावा किया। पुतिन के आवास पर हमला किए जाने की खबर ने खलबली मचा दी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाराजगी जताई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावों को पूरी तरह झूठ बताया, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की फौज ने रूस के नोवग्रद क्षेत्र में मौजूद पुतिन के घर को दहलाने की कोशिश की। दावा है कि वहां रात के वक्त एक एक कर 91 आत्मघाती ड्रोन दागे गए। लेकिन लावरोव ने बताया कि इस हमले को लेकर रूस की फौज पहले ही अलर्ट थी। दावा है कि इसीलिए यूक्रेन की तरफ से आए सभी ड्रोन वक्त रहते तबाह कर दिए गए। यानी इससे पहले कि दुश्मन के ड्रोन पुतिन के घर पर फटते, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। रूस के नोवग्रद क्षेत्र में मौजूद पुतिन का आवास यूक्रेन की पूर्वी सीमा से 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। वहां से राजधानी मॉस्को की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। रूस के विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया और पुतिन के घर को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले को पूरी तरह नाकाम करने का दावा किया। यही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया कि इस हमले में ना तो कोई घायल हुआ और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा। लेकिन पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते ही रूस से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने हमले के कुछ देर बाद ही फोन पर उन्हें जानकारी दी और यूक्रेन पर बुरी तरह भड़क गए। रूसी राष्ट्रपति के आवास को उड़ाने की साजिश पर ट्रंप ने भी नाराजगी जताई। President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. That's no good. अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान ट्रंप से पुतिन के घर पर हुए हमले को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की इस कार्रवाई ने पुतिन को गुस्से से आग बबूला कर दिया। It's not the right time to do any of that and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. ऐसे में आशंका जताई गई कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जबरदस्त जवाबी हमले कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की, लेकिन इस बीच उन्होंने विनाशकारी टॉमहॉक मिसाइलों का जिक्र कर राहत की सांस ली, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से इनकार कर दिया था। जबकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कई बार अपील की थी कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाली टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है, ताकि यूक्रेन की फौज रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक प्रहार कर सके। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन की सीमा से 1100 किलोमीटर दूर पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की गई। इस हमले पर जवाब देते हुए ट्रंप ने अपने उस फैसले को सही बताया जिसमें उन्होंने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से मना कर दिया था। Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. मतलब ट्रंप को डर है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दी होती तो वो उनका इस्तेमाल भी पुतिन के आवास पर कर सकता था, और अगर ऐसा होता तो रूस और अमेरिका के बीच टकराव के हालात बन जाते, क्योंकि दावा है कि पुतिन के घर को टारगेट करके यूक्रेन ने रूस को खुली चुनौती दे डाली। हालांकि जिस समय हमला किया गया उस वक्त पुतिन वहां थे या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना पुतिन के आवास को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि दावा है कि उसे निशाना बनाकर 90 से भी ज्यादा बम की तरफ फटने वाले ड्रोन दागे गए। खास बात यह है कि हमला ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक के कुछ घंटों बाद किया गया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के फ्लोरिडा में शांति प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन इसी बीच पुतिन के आवास पर हमला किए जाने की खबर ने शांति की कोशिशों को झटका दे दिया, क्योंकि रूस ने तगड़े पलटवार की हुंकार भरी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनकी सेना यूक्रेन के उन ठिकानों को पहले ही तय कर चुकी है जहां तबाही मचाई जानी है। यानी पुतिन का इशारा मिलते ही रूस की फौज पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगी। रूस के विदेश मंत्री ने पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की कोशिश को आतंकी हमला करार दिया।
उन्होंने साफ किया कि इस हरकत के लिए यूक्रेन को माफ नहीं किया जा सकता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि उनकी सेना जवाबी हमले के लिए दुश्मन के अड्डों को निशाने पर ले चुकी है। ऐसे में आशंका जताई गई कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर वहां कोहराम मचा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन में करीब 4 साल से चल रही लड़ाई और भयंकर हो सकती है। ये हालात इसलिए बने क्योंकि रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की आवाज को दहलाने की साजिश रची। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। उसने दावा किया कि रूस शांति वार्ता को पटरी से उतारना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर पुतिन के घर पर हमले की फर्जी खबर फैलाई गई। ज़ेलेंस्की ने तो रूस पर ही साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि पुतिन की आवाज पर हमले का बहाना बनाकर रूस यूक्रेन में हमले तेज करना चाहता है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई कि रूस की फौज यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर भी बमबारी कर सकती है। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए। उधर समंदर में युद्धाभ्यास के दौरान चीन और ताइवान की सेनाओं का आमना सामना हो गया। इससे पहले चीन ने ताइवान को पहली बार 5 तरफ से घेरते हुए सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया था। उसकी सेना ने ताइवान की समुद्री सीमाओं के नजदीक मिलिट्री ड्रिल की और उसके जवाब में ताइवान ने भी चीन को अपनी ताकत दिखा दी। ताइवान कोस्ट गार्ड का एक जहाज ताइवान स्ट्रेट में ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां चीन के कोस्ट गार्ड का जहाज खड़ा था। चीन और ताइवान को अलग करने वाले समुद्री गलियारे को ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है और इस दौरान दोनों जहाजों के बीच बेहद कम दूरी नजर आई। दोनों देशों के जहाज बिल्कुल आमने सामने आ गए। ऐसे लगने लगा कि उनके बीच जंग की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। चीन की मिलिट्री ड्रिल का जवाब देते हुए ताइवान ने भी समुद्र में अपनी दमदार मौजूदगी दिखा दी और इसके साथ ही ताइवान ने दावा किया कि उसकी थल सेना, वायुसेना और नौसेना अलर्ट मोड पर आ गई। उसने ये कार्रवाई चीन को जवाब देने के मकसद से की क्योंकि चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बहुत बड़े पैमाने पर जंग का अभ्यास शुरू किया। इसे ताइवान के खिलाफ सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल माना गया क्योंकि इस ड्रिल में चीन की नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया गया। यही नहीं, चीन ने इस दौरान युद्धपोत, फाइटर जेट, खतरनाक बॉम्बर, जंगी ड्रोन और लंबी दूरी तक वार करने वाली घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। चीन के सुरक्षा विभाग के मुताबिक इन हथियारों के जरिए समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने, बंदरगाहों की नाकेबंदी और समुद्री सीमाओं के नजदीक दूसरे देशों की दखल रोकने का अभ्यास किया गया। चीन ने इसे जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया। लेकिन ये पहली बार हुआ कि चीन ने ताइवान को कई तरफ से घेरकर युद्ध की तैयारी की। ताइवान ने इसे जंग के लिए भड़काने वाली मिलिट्री ड्रिल बताया क्योंकि चीन का सैन्य अभ्यास पहले से कई गुना बड़ा और ताइवान के बेहद करीब किया गया। इस दौरान खास तौर पर ताइवान के पूर्वी तट के नजदीक बनाए गए सैन्य जोन को बेहद अहम माना गया क्योंकि इसी दिशा से ताइवान को किसी भी संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती रही है। लेकिन चीन ने उसे भी घेरने की तैयारी शुरू की। उसकी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के आसपास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू की। यानी चीन की सेना ने ताइवान स्ट्रेट को पार कर उसे घेरने का अभ्यास किया। चीन की इसी मिलिट्री ड्रिल ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। चीन लंबे वक्त से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और चीन ने ताइवान के कई द्वीपों को भी घेर कर उसे बहुत बड़ी चुनौती दे दी। उसने ताइवान के उन द्वीपों के नजदीक कई रॉकेट और मिसाइलें दाग दी और इसकी वजह से चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों के बीच जंग की तलवारें लटक गईं। चीन ने अपने फुजियान प्रांत से जंगी जहाज भेजकर ताइवान के मात्सू और किनमेन द्वीपों के नजदीक भी युद्ध का अभ्यास किया। ये दोनों द्वीप चीन की सीमा के नजदीक है, लेकिन इन पर अधिकार ताइवान का है। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में मौजूद ताइवान चीन से महज 160 किलोमीटर दूर है और उस पर कब्जे की नीयत से चीन ने कई बार उसके नजदीक जाकर अपनी सैन्य ताकत दिखाई। उसने कई बार ताइवान को युद्ध के लिए भड़काया। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव भड़कने के बावजूद जंग नहीं हुई, लेकिन चीन की इस हरकत से दोनों देशों के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए। माना जा रहा है कि अमेरिका और ताइवान के बीच कुछ रोज पहले हुई हथियारों की बड़ी डील से चीन बौखला गया और उसने उसी बौखलाहट में ताइवान को घेरकर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 1100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ के हथियार बेचने की घोषणा की थी। इसे दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया गया। इसके तहत अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे सैन्य उपकरण देने पर मुहर लगाई। माना जा रहा है कि चीन ने ताइवान को घेरकर युद्ध का अभ्यास कर यह संदेश देने की कोशिश की कि ताइवान की सैन्य मदद करने वाले देशों और खासकर अमेरिका को वो जवाब देने के लिए तैयार हैं।
और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान और चीन के बीच किसी भी जंग के हालात से इंकार कर दिया। और इससे नहीं ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को घबराने की जरूरत है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए दावा किया कि चीन के इस सैन्य अभ्यास की वजह से जंग के कोई आसार नहीं है। I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. हालांकि ट्रंप के इस भरोसे के बावजूद ताइवान की सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने समुद्री सीमाओं में अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया और चौकसी बढ़ा दी। लेकिन चीन की इस मिलिट्री ड्रिल की वजह से ताइवान में हवाई यात्राओं पर बड़ा असर पड़ा। ताइवान के नजदीक उन हवाई रूटों पर कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई, जहां से चीन की सेना ने रॉकेट और मिसाइलों से जंग का अभ्यास किया। और इस वजह से ताइवान में करीब 1 लाख हवाई यात्री अलग अलग हवाई अड्डों पर फंस गए। उनकी फ्लाइटें या तो देरी से उड़ी या फिर रद्द कर दी गईं। ताइवान की राजधानी ताइपे के एयरपोर्ट पर दिन भर हजारों यात्री परेशान हुए। जानकारी के मुताबिक चीन के सैन्य अभ्यास का असर ताइवान के 14 हवाई रूटों में से 11 रूटों पर देखा गया। ताइवान से सिर्फ जापान की तरफ जाने वाले हवाई रूट पर ही विमान आसानी से उड़ सके, जबकि पश्चिमी तट यानी चीन की तरफ वाले हिस्सों में ज्यादातर हवाई सेवाएं रद्द कर दी गईं। ताइवान सरकार ने भरोसा दिया कि जल्द ही ये समस्या दूर कर ली जाएगी। इधर खबर है कि बल्लेबाज श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि अय्यर वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनको मैदान पर कैच लेते वक्त चोट लगी थी। हालांकि रिकवरी के बाद पिछले हफ्ते वो मुंबई में मैदान पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते दिखे थे। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत से पहले आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स टीम को बड़ा झटका लगा। आरसीबी की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी एनेबल सदरलैंड ने भी WPL न खेलने की जानकारी दी। दोनों खिलाड़ियों ने निजी कारणों की वजह से अपना नाम वापस लिया। दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन कतर की राजधानी दोहा में चल रही वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के दौरान भारत के अर्जुन एरिगैसी से हार गए। हार के बाद कार्लसन ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। इससे पहले ब्लिट्ज टूर्नामेंट में ही रूस के खिलाड़ी से हारने के बाद बाहर जाते वक्त उन्होंने कैमरामैन को धक्का दे दिया था। उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहां बजेंद्र विश्वास नाम के एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप नोमान मियां नाम के व्यक्ति पर लगाया गया। लेकिन 12 दिनों के भीतर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के तीसरे व्यक्ति की हत्या के बाद कोहराम मच गया। बजेंद्र विश्वास मायम सिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक आरोपी नोमान मियां भी उनके साथ ही ड्यूटी पर तैनात था। लेकिन नोमान मियां ने बातचीत के दौरान बजेंद्र विश्वास पर बंदूक तान दी और बिना कुछ सोचे समझे गोली चला दी। गोली बजेंद्र विश्वास की बाईं जांघ में लगी और जमीन पर गिर पड़े। गोली चलते ही पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में बजेंद्र विश्वास को अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मतलब बजेंद्र विश्वास की जान गोली लगते ही चली गई थी। पुलिस ने तनाव को देखते हुए आरोपी नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिया। लेकिन 12 दिनों के भीतर हिंदू समुदाय के तीसरे व्यक्ति की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था। इसके बाद 24 दिसंबर को राजबाड़ी जिले में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला था। इसी वजह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। और इस सबके बीच बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का ढाका में निधन हो गया। वो 80 साल की थी और पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी और आंखों की परेशानी समेत कई बीमारियों से जूझ रही थी और वो करीब 20 दिनों से ढाका के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। लेकिन सुबह करीब 6 बजे उनका निधन हो गया। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और एक रोज पहले खालिदा जिया ने चुनावी नामांकन दाखिल किया था। उनके निधन पर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दुख जताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। শোকের এই সময়ে কেউ যেন অস্থিতিশীলতা বা নাশকতার অপচেষ্টা চালাতে না পারে সে বিষয়ে আমি সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक और 1 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। इधर भारत में तैनात बांग्लादेश में उच्चायुक्त को वहां की यूनुस सरकार ने तलब कर लिया। बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तुरंत ढाका बुला लिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दावा है कि हमीदुल्लाह को हालिया घटनाक्रम और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके लिए वो दोपहर 12 से 3 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए बांग्लादेश जाएंगे और खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारी उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 20 अंक गिरा तो निफ्टी भी मामूली अंक लुढ़क कर 25,938 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में रही, जबकि मेटल, पीएसयू बैंक और ऑटो इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के बीच जिले के कमिश्नर व्यवस्थाओं की जांच करने पहुंचे। नए साल के मौके पर वहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई और इसीलिए कमिश्नर शैलेंद्र सिंह के साथ कई बड़े अधिकारी मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। लगातार बढ़ रही भीड़ के बीच कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त करने के निर्देश दिए। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे माहौल में दर्शन हो सके, इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। नए साल के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान के मुताबिक 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए और नए साल तक ये आंकड़ा 10 लाख के पार जा सकता है, क्योंकि लाखों महाकाल के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। श्रद्धालु लगातार उज्जैन पहुंच रहे हैं और उसी वजह से महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के सभी होटल फुल हो गए। जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर में आप आना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ की जो होटलें हैं वो सारी बुकिंग है। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। यानी उज्जैन पहुंचने वाला हर श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहता है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने 5 जनवरी तक दर्शन की व्यवस्था में कई बदलाव किए, जिसका ध्यान रखना हर उज्जैन पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के लिए जरूरी है, क्योंकि 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और नए साल तक करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का अनुमान है। लिहाजा 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग से जुड़े नियम बदले गए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ऑफलाइन टिकट्स भी बंद रहेंगी और क्योंकि श्रद्धालुओं का बहुत अधिक संख्या रहेगी तो इसलिए चलित भस्म आरती के माध्यम से मंदिर समिति के द्वारा व्यवस्था की गई है। लेकिन जो श्रद्धालु पहले से टिकट ले चुके हैं उन पर नया नियम लागू नहीं होगा। बताया गया कि ये बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। और भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति के साथ साथ उज्जैन पुलिस ने भी कमर कस ली। मंदिर के आसपास ट्रैफिक जाम के हालात ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी कई इंतजाम किए, क्योंकि आम दिनों में रोजाना 6 से 8 हजार गाड़ियां उज्जैन शहर में प्रवेश करती हैं। विशेष अवसर पर यह संख्या 10,000 को पार कर जाती है और उसे देखते हुए अलग अलग पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। मंदिर में जाने और बाहर निकलने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। एंट्रेंस शक्तिपथ तरफ से हो रहा है और एग्जिट बड़ा गणेश मंदिर की रोड तरफ से है। इन्हें इस पूरे क्षेत्र में लगातार ड्रोन के थ्रू, सीसीटीवी कंट्रोल रूम के थ्रू लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें तैनात की गई और इमरजेंसी सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।